आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितना हम लोग पढ़े थे ना उसमें। तो क्वेश्चन देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव पहले आपको बता दें, दो तीन जो आपको एग्जाम में आते हैं। जैसे आप जानते होंगे कलर में आपका 7 कलर से लाइट बना हुआ है ना जी। तो बैगनी, जामुनी, बैजानी, नीला, हरा, है ना। बैजानी और पीनाला, पीला, अल्लाह, यही ना होता है। अब आपको इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। बैजानी ह पी ना ला, नारंगी, ला, 7 हो गया। और इस पर तुम्हारा क्या सवाल रहेगा, तो उसके लिए तुमको अभी जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, क्वेश्चन पहले देखो, फिर सोचो, बताओ। नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में 2 गो जरूर रहेगा, लाल और बैगनी, और बाकी 2 गो और कलर दे देगा, जैसे पीला, डी नारंगी। तो आप लोगों के हिसाब से ठीक है, और थोड़ा सा वोटिंग चेक कर लेते हैं। लाल कितना लोग है कि लाल आंसर होगा? चलिए, लगभग सब कोई का है। अब बैगनी, बैगनी पर कोई नहीं है। अब पीला, लाल ही होगा। हाँ, अब देखो, ये जो दिमाग में बैठ गया है बचपन से, मतलब कि 10 क्लास से, वही तुमको बर्बाद करेगा इंटर में। एग्जाम में रिजल्ट जो आएगा उसी पर तुम बर्बाद हो जाओ। जो रिजल्ट आएगा, जब क्रॉस लगेगा तब मजा आएगा। तुम अंदाज पर, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने की वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वो लाल दिखाई प्रतीत होता है। 10 क्लास में पढ़ा होगा कि लाल रंग जहाँ देखे, जैसे लाल देखे आंसर मार देना। ये दिमाग से निकाल दो। सवाल में तुमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपवर्तनांक। तरंग दैर्घ्य थोड़ी पूछ रहा है। परकिन्नन पूछ देगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। अपवर्तनांक पूछ दिया तो कुछ और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लाल होगा। तो हम तुम लोग को एक स्नेल के नियम जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू V1/V2, लेकिन यहाँ लिखे थे μ2/μ1, और इसके बाद लिखे थे λ1/λ2। अब आप यहाँ से आंसर को पकड़िए। μ1 का दोस्त है λ1, μ2 λ2। तो देखा जाए तो अपवर्तनांक में उल्टा संबंध है कि सीधा संबंध है? उल्टा संबंध है। यहाँ से हम ये भी बताए थे, नोट में आपको बताए थे कि म्यू जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? लैम्डा के, यानी कि तरंग दैर्घ्य के। और यहाँ से हमको बहुत अच्छा चीज सीखने को मिला कि तरंग दैर्घ्य को बढ़ाओगे तो अपवर्तनांक घट जाएगा, आप तरंग दैर्घ्य को घटाओगे तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। इसमें सीधा सा बात है, एगो बढ़ेगा एगो घटेगा। यही रिलेशन होता है तरंग दैर्घ्य और किसमें? अपवर्तनांक में। म्यू को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो हो गया, ये उल्टा संबंध रखता है किस चीज से? तरंग दैर्घ्य से। अब आप ध्यान से समझिए कि इसमें सवाल में पूछा है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो पहला बात कि हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर पूछा है कि अधिक कौन सा है, तो हम ये पढ़े हैं कि बैगनी जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए अपवर्तनांक उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा बी, बैगनी। बोलिए, क्लियर हो गया? और इसमें कोई भी अगर सवाल इस टाइप का पूछता है, जैसे मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है।
अब ऑप्शन ए में लिख देगा, मान के चलो पीला, ऑप्शन बी में लिख दिया हरा, ऑप्शन सी में लिख दिया नीला, और ऑप्शन डी में लिख दिया नारंगी। ठीक है, अब आपको इसमें चुन के बताना है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसमें? चलिए ए पर कितना लोग हैं हाथ उठाइए, ए पर, बी, सी, सी और डी। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास सीरीज है। सीरीज क्या है? बैजानी है पिनल। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और परिभाषा भी लिखवाए हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम, लगभग कितना? 7500 एंगस्ट्रॉम। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो सीधे सीधे हम बोलेंगे कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक के विद्युत चुंबकीय तरंग हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। अब सबसे कम है और ये सबसे अधिक है। अब आप देख सकते हैं 4000 है और यहाँ क्या है? 7500, तो 4000 से बढ़ते हुए जाएगा। अब इसमें आपको दिमाग में रखना है कि जामुनी का तो बैगनी से ज़्यादा ही होगा, इसके बाद नीला का ज़्यादा होगा, नीला से ज़्यादा होगा हरा का, उसके बाद ज़्यादा होगा पीला का, उससे ज़्यादा नारंगी का। हमको चेक करना है कि क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक सबसे कम किसका है। तो आपको पीला, हरा, नीला और नारंगी दिया है ना, पीला, हरा, नीला, नारंगी। तो आपको दिमाग में रखना है कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है अपवर्तनांक उल्टा हो जाता है, उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बैगनी का अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है। तो इसमें अगर देखा जाए कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है और हमको सबसे कम में जाना है, तो नीचे से चेक करते जाएंगे। नारंगी ऑप्शन में था कि नहीं था? था। अगर नारंगी है तो आंसर नारंगी होगा। बात समझ में आया? बोलो, क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है, तो अपवर्तनांक सबसे कम इसका होगा। तरंग दैर्घ्य इसका ज्यादा हुआ तो अपवर्तनांक सबसे कम हो गया। अब सबसे कम लाल का, तो इससे ज्यादा किसका होगा? नारंगी का। उससे ज्यादा क्या होगा? पीला। उससे ज्यादा हरा। अपवर्तनांक ऐसे घटते क्रम में हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नारंगी। चलो, अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं है इस टाइप के प्रश्न में। तो आपको कलर से रिलेटेड इस तरह का सवाल होता है। अब हम थोड़ा सा आते हैं न्यूमेरिकल पर। जैसे आपके सामने ये पहला सवाल, दो ऑब्जेक्टिव कराए ना जी, 3। अच्छा, अब ये देखो, क्वेश्चन को बढ़िया से समझो, पहले सब टाइप को बढ़िया से समझो। इस टाइप का एक सवाल भी देंगे, आपको बनाना है, ठीक है? पहले इसको समझते हैं, इसको बनाना है। तो कह रहा है कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब जितना पढ़ाए हैं तुमको उसके हिसाब से तुमको बताना है, जितना बात हम पूछेंगे। क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें जो दिया हुआ है बस आपको ये बताना है। पहले तो आप ये समझिए V1/V2, इसमें किसका अपवर्तनांक लिखा हुआ है? V2 का है। अच्छा, इसके बराबर में ऊपर म्यू के पद में ऊपर क्या लिखा था? μ2 और नीचे μ1। समझ में आया? तो आपको याद रखना है, दो का अपवर्तनांक के लिए चाल नीचे लिखते हैं, है ना? अब वही अगर अपवर्तनांक लिखना हो तो दो ऊपर लिखते हैं μ2 इसे। इसमें इसका मतलब हुआ दो का अपवर्तनांक। समझ में आया? इसका मतलब होता है कि ये जो भी माध्यम है उसमें हवा में भाग दिया गया है दिए गए माध्यम से। ये बात याद रखना है, इस दोनों में हवा इंक्लूडेड है। अब आपको ध्यान रखना है कि सवाल में क्या कह रहा है और हम कैसे इसको लिखेंगे। जब भी अपवर्तनांक लिखा जाएगा, अपवर्तनांक आपको बताए थे दो किस्म का होता है। अगर देखा जाए तो तीन गो होता था, निर्वात एगो लिए थे, एगो निरपेक्ष अपवर्तनांक,
एगो केवल हवा से तुलना कीजिएगा तो अपवर्तनांक, एगो होता है कौन सा आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसमें क्या है कि हवा रहे चाहे कुछ हो रहा है। अच्छा एक सवाल पूछ रहे हैं, बताओगे सोच के, अगर हम तुमसे कहें कि हवा का आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा तो आंसर क्या होगा? सुनो अब ध्यान से और दिमाग लगाओ। हमने क्या पूछा है? किसका? हवा का अपेक्षिक अपवर्तनांक पूछ दिए। तो तुमसे अगर कोई पूछे हवा का, सॉरी अपेक्षिक नहीं, हवा का अपवर्तनांक खाली पूछ दिए। हवा का अपेक्षिक गलत बोल दिए, अपेक्षिक नहीं पूछे हैं। हम आपसे सिर्फ इधर पूछ दिए कि हवा का अपवर्तनांक कितना होगा। जैसे एक नॉर्मल सवाल, तब ये वाला तुम बना लोगे। अभी देखो हम जोड़ते जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा कि बताओ कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, तो तुम क्या करोगे? हवा का पर चाल लोगे, हवा में प्रकाश का चाल कितना, कांच में कितना, भाग दे दिया। तो इससे तुमको कांच का निकलेगा कि हवा का निकलेगा? काहे कि तुम कांच से भाग दिए हो। अब ये कट गया तो 1.5 आया, तो ये अपवर्तनांक किसका आया? कांच का। अब हम तुमसे क्या सवाल पूछे हैं? हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? तो आंसर बता, 1 होगा, क्योंकि हवा का निकलना है तो भी 3 गुने 10 के पावर 8 में भाग कितना होगा? 3 गुने 10 के पावर 8 से कट गया, सब कितना आया? 1। तो आज के बाद आपको याद रखना है, जब भी हवा का अपवर्तनांक हम बोल दें, चाहे निर्वात का ही अपवर्तनांक बोल दें, तो आंसर क्या बोलना है? 1 बोलना है। समझ में आया? क्योंकि ऊपर भी हवा रहेगा और नीचे भी हवा रहेगा। ये बात क्लियर है? आगे बहुत जरूरत पड़ेगा इसका। अब देखो इस सवाल कितना बढ़िया से समझ पाओगे एकदम। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम तुमको ये पूछें कि बताओ नीचे क्या लिखे, ऊपर क्या लिखे? कांच ऊपर, अच्छा कांच ऊपर लिखा जाएगा, इसमें कितना लोग है पहले हाथ उठाइए। कांच ऊपर लिखा जाएगा। कांच मतलब भीजी, भीजी मतलब ग्लास, ठीक है। अच्छा नीचे, अभी रुक जाइए, ग्लास ऊपर हो गया तो नीचे जल वाटर हो जाएगा ना। ये कुछ लोगों का मानना है कि ये आंसर होगा, ये लिखा जाएगा। अब बताओ इसके उल्टा वाला में कौन कौन है? VW/VG, कितना लोग? इसमें कुछ लोग। चलिए अब हम आपसे जो पूछ रहे हैं, जैसे आप बताइए आखिर जी नीचे काहे लिखिएगा? ग्लास मतलब कांच क्यों लिखिएगा? इसका जवाब दीजिए, एकदम सटीक जवाब चाहिए हमको। कांच का जल के सापेक्ष करना है, और जिसका माने अपवर्तनांक किसका लिखा हुआ है? ये कांच का लिखा हुआ है कि जल का लिखा हुआ है? कांच का। और ये कांच का लिखा हुआ है, कांच का लिखा हुआ है, बिल्कुल। देखो जल के सापेक्ष जब लगा दिया तो जल के सापेक्ष मतलब जल से तुलना हो रहा है ना। अपवर्तनांक किसका लिखा हुआ है? अब जिसका भी अपवर्तनांक निकालना होता है वो हमेशा नीचे लिखाता है, इसलिए ग्लास नीचे रहेगा, वाटर ऊपर रहेगा। बहुत बढ़िया। अपवर्तनांक जिसका भी निकालना हो वो नीचे आ जाएगा। तो बोलो ये दोनों में कौन सही है? VW/VG है, नहीं होगा। आपको यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि यहाँ किसका अपवर्तनांक लिखा है? कांच का। थोड़ा देर के लिए है भुला जाओ और पढ़ो, तब देखो समझ में आएगा। कांच का अपवर्तनांक कितना? समझ में आया? इसको भुला जाओ तो देखो कांच का अपवर्तनांक 9/8। अब जिसका अपवर्तनांक है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो चलिए हम इसमें 9/8 देख पा रहे हैं, ये किसका मान है बता सकते हो? तो लिखेंगे कैसे? भी पहले बटा में नीचे पहले लिख लो, ये भी और नीचे जी, और ऊपर इसका मान कितना है? 9/8। ये दे दिया। आगे पढ़ते हैं क्या दिया। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, सभी बच्चे बताएं इसको कैसे लिखेंगे? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक नीचे क्या होगा? नीचे कैसे पता चला? वायु के सापेक्ष छोड़ देना है, सापेक्ष जिसमें लगे छोड़ देगा। कांच कांच तो कांच नीचे, जी जी। और ऊपर हवा के एयर होता है VA। अच्छा छोड़ो ना, VA काहे लिखोगे? हवा के लिए तो ऑलरेडी तुमको मालूम है C लिखा जाता है। यू मत लिखो, खाली का लिखो, C लिखो। हवा जब आ जाए C लिख दो। इसका मान कितना है? 3/2 है। अब ये तुमसे कह रहा है कि जल का वायु के सापेक्ष, जल का वायु के सापेक्ष, तो बोलो इसको कैसे लिखेंगे? नीचे कौन है? जल का
नीचे, वी डब्ल्यू नीचे, सी ऊपर। क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए मतलब वाट, इसको निकालना है। 2 को दिया है, आइए निकालना है। बोलो ये बात समझ पा रहे हो? अगर तुम इन दोनों में कुछ भी ऐसा चीज देखो जो मैच कर रहा हो, तो बस कुछ नहीं, भाग दे करके काट देना है। समझ में आया? तो इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको 2। बोलो कुछ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो तुरंत भाग देंगे, या तो 1 में भाग दो 2 से, नहीं तो 2 में 1 से। बोलो किस में भाग दे दें? अब हम भाग दे दिए समीकरण 1 में 2 से, 1/2 से। चलो क्या देख पा रहे हो, वी डब्ल्यू अब बटा में वीजी, इसमें भाग देना है किस चीज से, सी बटा वीजी से, सी बटा वीजी से। अब वीजी और वीजी क्या होगा, कट जाएगा। इधर भी है, इधर भी कितना था जी, 9/8, 9/8। इधर कितना था, 3/2 था। 2 से 4 मरतबे कट जाएगा, और 3 से 3 का 9। तो देखा जाए तो वी डब्ल्यू बच जाएगा, वी डब्ल्यू बच गया। अब बटा में क्या बच गया, सी। इधर क्या है, 3/4। अब तुम चेक करो जरा क्या निकालना था, सी बाई वी डब्ल्यू की वी डब्ल्यू बाई सी, सी बाई वी डब्ल्यू, सी बाई वी डब्ल्यू। तो पलट देना चाहिए मुझे, तो हम लिखेंगे सी बाई वी डब्ल्यू बराबर कितना, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत, ऐसा बना सकते हो, एगो ट्राइबल फेंकते हैं, बनाओ। बाद में बढ़िया से उतारना, पहले तुम अलग रफ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ये क्वेश्चन, ये वाला लाइट बंद कर दो, दिखने में दिक्कत। अब ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है। बाद में आप नोट कर लीजिएगा, पहले आप ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए। दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। 2/1 एक आंसर आया है, और लोग सोचिए भाई। इसमें एक बार गलती हो गया तो दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है। परीक्षा में गलती हुआ तो गया, गलती होना नहीं चाहिए। आंसर बताओ। 2/1 आपका 8:9, 8/9। अच्छा, और 1/2, 3 वेराइटी के आंसर हो गया है। और किसी का अलग आ रहा है तो बताओ। 3/8। चलिए सब चेक किया जाएगा किसका कम। 1/2, चलिए 1/2 तो हम लिखे ही हैं। इससे अलग किसी का आंसर, इससे किसी का अलग आंसर है? चलो अब देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हो तुम। देखो इतना वेराइटी का तो आंसर नहीं होगा, एक ही कौन सही होगा, और हो सकता है कि कहीं इनमें से कौन ना हो। चलिए अब बनाने का तरीका समझिए, यहाँ से लैंग्वेज को समझिए। जल एवं कांच के अपवर्तनांक। अब आप ध्यान से सुने, जल एवं कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं, तो तुम ये बताओ हमको कि किसी के सापेक्ष ये बोला है। सही, तो हम समझ गए कि खाली जब अपवर्तनांक बोलेगा तो जरूर वायु वाला बात होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जल का अपवर्तनांक क्या है, 4/3। जिसका अपवर्तनांक होता है वो नीचे होता है, तो बोलो जल कहाँ आ जाएगा, नीचे।
यानी नीचे लिखाएगा VW वाटर नीचे और C ऊपर। C काहे ऊपर लिखे हैं? क्योंकि खाली अपर्तनांक बोले तो हवा आ जाएगा और हवा के लिए हम C लिखते हैं। और वैल्यू कितना है? 4/3। इसको 1 मान लो। अच्छा, उसके बाद बताओ कांच, तो कांच के लिए भी क्या लिखोगे? C/VG मतलब ग्लास इक्वल टू कितना? 3/2। इसको 2 मान लो। क्या चाहिए तुमको? जल का कांच की अपेक्षा, जल का, तो कांच की अपेक्षा को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो तो तुम्हें चाहिए किसका? जल का। तो जल का चाहिए तो जल नीचे आएगा। तो जल नीचे जब चाहिए तो जल नीचे, तो क्या लिखेंगे? VW ऊपर कांच, यानी कि क्या चीज? VG। ये तुमको वैल्यू लाना है, ये वर्ड हमने लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर कैसे आएगा। तो आप 1 में 2 से भाग दे दीजिए, चाहे 1 में 2 में 1 से। तो समीकरण 1/2 से। 1 में आप देख पा रहे हैं कि C/VW है बटा, और C बटा में क्या है? VG इक्वल टू, इधर भी 4/3 अब बटा में क्या हो जाएगा? 3/2। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। C से C कट गया। सभी बच्चे देखें, ये 1/VW है, यहाँ सावधानी बरतनी है। 1/VW है, 1/VG पलटेगा तो VG ऊपर चला जाएगा। समझ में? यहाँ देखो कट रहा है क्या? देखो ये नीचे 3 है तो यहाँ ऊपर 3 है, तो कटने वाला कोई बातें नहीं है। यहाँ ऊपर 4 है तो नीचे क्या है? 2। इसमें भी कटने वाला कोई बात नहीं है। कितना गुना 3 देख के भगोड़ दिया होगा। अरे कटेगा कैसे? नीचे 3 है, इसमें ऊपर 3 है। समझ में आया? कुछ नहीं कट रहा है। अब देखिए क्या होगा? VG ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? VW। हाई क्या हो जाएगा? 4/3 गुना 2 ऊपर और 3 नीचे। अब हमारा आया कितना? VG/VW इक्वल टू 8/9। अब चेक करते हैं लाना क्या है। VG ऊपर चाहिए, अभी VW नीचे चाहिए। VG ऊपर आइए गया है अपने आप, अभी VW नीचे। तो आंसर हमारा 8 क्या हो जाएगा? 9। 8/9 कोई निकाला था? बहुत अच्छा। किसका किसका आया था 8/9? हाथ उठा। यही ना, हाथ मत उठाए, हम आके चेको करेंगे। बहुत अच्छा। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया, इसमें किसी कोई डाउट नहीं ना है? अच्छा, अब बना लोगे सब? एगो दें इस टाइप का, थोड़ा सा हाई लेवल का दें। ठीक है, बनाइए। अभी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको लिखो। बोले ना, लिखो अलग से, अभी बाद में नोट करना, ये अलग से हम करवा रहे हैं, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लिखो माध्यम 1 का, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n1 - 1 है, n1 - 1 है, n1 - 1 है। हो गया? माध्यम 1 का, माध्यम 1 का, माध्यम 1 का माध्यम 3 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n1 + 1 है, n1 + 1 है, n1 + 1 है। तो माध्यम 2 का, माध्यम 2 का माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम 2 का माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए सब लोग आंसर बताइए क्या होगा।
किसी का आंसर आया? n कितना? n1 + 1 बटा n1 - 1। कितने लोगों का ये आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ट्राई कर रहा है, ट्राई कीजिए। चलिए बना लेते हैं इसको, ट्राई देखते हैं सही है कि गलत। आप पहले लाइन को हमें बताइए क्या है। माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष, दो के सापेक्ष बोल दिया और एक बोला है एक का, तो मतलब नीचे आ जाएगा V1 और ऊपर V2। कितना है? n1 - 1। इस समीकरण एक हो गया। फिर माध्यम एक का 3 के सापेक्ष, तो एक फिर नीचे V3 ऊपर, कितना? n1 + 1, समीकरण 2। अब आप डिवाइड किए होंगे तो समीकरण 1/2 से। अब आप जब भाग दीजिएगा तो होगा क्या कि V2 बटा में V1 और बटा V3 बाई V1 इक्वल टू n1 - 1 बाई n1 + 1। ये देखिए V1 कट गया तो आया कितना? V2 बाई V3 इक्वल टू n1 - 1 बाई n1 + 1। फिर लास्ट में बताइए क्या निकालना है? दो का निकालना है, दो का निकालना है तो दो नीचे, तो इसका मतलब 3 ऊपर, इसको उल्टा करना होगा। इसलिए V3 बाई V2 इक्वल टू n1 + 1 बाई n1 - 1। कितने लोगों का आया है ये? बहुत बेहतरीन। अब आप सीख गए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं नए क्वेश्चन पर। कितना नंबर ये क्वेश्चन? 5। अच्छा वो अलग से हम बोले हैं ना, वो तो आप कर ही लिए। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है। हवा का अपवर्तनांक एक, इस सब कोई जानता है, नहीं भी बोल देता हूँ समझ जाते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5, ये भी हम लोग पढ़ ही लिए हैं। यदि हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है? जब सवाल बहुत लंबा चौड़ा हो तो उसके डाटा को पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो शुरू से हम पढ़ते हैं और देखते जाते हैं क्या क्या मौजूद है। प्रकाश की किरण हवा से कांच में, आपको ध्यान देना है प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गया? हवा से कांच में, विरल से सब करता है। हवा का अपवर्तनांक, आप हवा के अपवर्तनांक को कैसे लिखिएगा? हवा का अपवर्तनांक C/C कट के कितना आएगा? अच्छा इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए म्यू ए का मतलब क्या? एयर, और म्यू का मतलब अपवर्तनांक कितना है? ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि C/C तो कट ही ना जाएगा, जो कट जाएगा कैसे लिखेंगे? कांच का अपवर्तनांक, तो इसको क्या लिख लेते हैं? म्यू जी। अच्छा इसका लिखने का एक और तरीका हो सकता है म्यू जी का अपवर्तनांक बोला है कितना? 1.5। इसका C/VG लिखा सकता है, C/VG लिख सकते, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। यदि हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य जो होते हैं अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाते हैं। तो हवा में तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लैम्डा से। हवा के लिए ए कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मान बताइए। 10⁻⁻10 होगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा? 6 गुना 10⁻⁻7 हो जाएगा क्या? ये इतना मीटर हुआ, मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को जब बदलते हैं ना मीटर में हो जाता है। अच्छा कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं और कांच के लिए ग्लास लिखते हैं। ये निकालना है आपको, ये निकालना है क्या होगा।
तो आप सभी बच्चे स्नेल के नियम में पढ़े थे कि तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक का सीधा संबंध की उल्टा संबंध। उल्टा ना, अभी ना पढ़ा है, अभी भी शुरू में यही बताया है। तो तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक उल्टा संबंध के होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, vg लैम्डा जी का संबंध तो म्यू जी से ही होगा। तो ये बताइए इसमें कैसा संबंध होगा? उल्टा संबंध होगा। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको 2 गो अपवर्तनांक भी दिया है और 2 गो तरंग दैर्ध्य भी। अब स्नेल के नियम याद कीजिए, साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 बाई v2 बराबर μ2 μ1 बराबर लैम्डा 1। हमको बताइए इसमें से कौन सा लाइन उठाएं कि सवाल बन जाए? खाली है इतना से हमारा काम हो जाएगा। चलो इसको हटाते हैं। अच्छा एक बात गौर किए हो, लैम्डा और म्यू उल्टा था, तो वैसे ही लिखना है। अगर हम म्यू ए लिख दिए और नीचे म्यू जी लिख दिए तो यहाँ क्या लिखाएगा? लैम्डा जी और लैम्डा ए। बोलो बुझाया? अब देखते हैं बनता है कि नहीं इस पर। म्यू ए कितना है? 1। म्यू जी कितना है? 1.5। और म्यू लैम्डा जी निकालना है और लैम्डा ए 6 गुने 10 के पावर -7। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? लैम्डा जी बराबर 6 गुने 10 का पावर -7। ठीक है, और नीचे क्या था? 1.5। जीरो बैठा दीजिए तो 60 हो गया, तो 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60, 4 गुने 10 के पावर -7। अच्छा एक और चीज़ है, आप ये 4000 भी लिख सकते हैं। अगर 4000 लिख देंगे तो एंगस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही हुआ था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4000 एंगस्ट्रम आंसर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? चलो तो एगो ट्राई करो तो ये वाला ना, ये वाला भी नहीं बनेगा। तुम लोग सारे टाइप, अब देखो समय कम है, सारे टाइप हम बता दे रहे हैं फटाफट, और इसके बाद तुमको क्वेश्चन अलग से दे देंगे। अब जैसे ये देखो क्या है, प्रकाश की किरण हवा से 1.4 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में प्रवेश करता है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण गया। जहाँ कोण आ गया समझ लेना स्नेल का नियम लगेगा, है ना। डाटा देखो क्या क्या दिया हुआ है। हवा से किरण हवा से 1.4 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में प्रवेश करता है। तो बोलो ये किसका मान दिया हुआ है? कोई भी माध्यम हो सकता है। तो कोई भी माध्यम अगर होगा, यदि आपतन कोण कितना है? 45 डिग्री। हम ऐसा करते हैं कि हवा का अपवर्तनांक हम लोग म्यू ए बराबर कितना लिख ले रहे हैं? 1। इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसको म्यू लिख दे रहे हैं केवल, और कितना है वैल्यू? 1.4। अच्छा ये 45 डिग्री आपतन है, तो आपतन मतलब आई का मान कितना? 45 डिग्री। अब स्नेल का नियम लगा दो, साइन आई बटा साइन आर। इनमें आपको मालूम है कि ये उल्टा लिखाता है। आई है तो हवा से गया है, इसमें हवा से गया है तो हवा ऊपर था, है ना, तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा क्या चीज? म्यू ए, और ऊपर म्यू। साइन आई, आई का मान 45 डिग्री, ठीक है, और बटा में साइन आर, आर तो निकालना है। म्यू का मान 1.4, अब म्यू ए कितना है? 1 है, ठीक है। अब 45 डिग्री के मान बताओ। यस, तो हम यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे। 1/√2 यहाँ बगल में आ जाएगा, और नीचे यहाँ पहले से क्या है? साइन आर, और ये कितना है? 1.4। आप √2 का मान बताइएगा जरा। ऐसा करते हैं 1.4 यहाँ साइन आर, तिरछा गुना कर ले रहे हैं। बोलो इससे क्रॉस गुना करेंगे तो 1/√2 है ना, √2, 1.4 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ भी गुना में 1.4 लिखाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? चलो आप √2 का मान बताइए। √2 का मान, चलो यहाँ पे एक बहुत खास बात बता रहे हैं, बार बार जरूरत पड़ेगा। और 1.4 और 1.7 से होशियार रहना है, ठीक है। याद रखना √2 का मान जो होता है वो 1.414 होता है, और √3 का मान 1.732 होता है। हॉई उठा ले तो समझ लेना कि √2 है, और हॉई दे दे तो समझ लेना √3
3 है। बात बुझाया? इसको बढ़िया से सोच के एकदम ध्यान रखिएगा, ये कि सवाल बनाने में जरूरत पड़ेगा। बोलो यहाँ 1.4 है, बोलो 1.4 को √2 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ √2 लिख दिए तो 1/√2 गुने √2 बराबर साइन r, तो बोलो कितना आ जाएगा? 2। तो साइन r बराबर 1/2 आया, और 1/2 कितना का होता है? 30 डिग्री का। तो साइन 30 लिख सकते हैं, साइन साइन कट गया तो r का मान 30 डिग्री। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आगे के क्वेश्चन को समझो। ये देखो, इस सवाल एगो नया टाइप का क्वेश्चन है, वो तो स्नेल के नियम पर बहुत सारा सवाल बताए। इसको बताने के बाद एक क्वेश्चन तुमको अभी हम देंगे, ठीक है, लास्ट। उसके बाद आप लोग को और क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन है कि एक टंकी की ऊंचाई कितनी है? एक टंकी है, इसका हाइट टोटल कितना? तो आप समझ सकते हो ये रियल हाइट है। रियल हाइट कितना? 40 मीटर, जो तेल से पूरी तरह से भरा हुआ है। टंकी के पेंदी 30 मीटर ऊपरी सतह से 30 मीटर ऊपरी सतह, तो ऊपरी सतह ही हुआ, ऊपरी सतह से नीचे दिखाई देता है। तो बात को समझो, टंकी का पेंदी 30 मीटर ऊपरी सतह से नीचे दिखाई देता है। तो ऊपरी सतह से 30 मीटर नीचे, मतलब हाई आपका कितना है? 30 मीटर। बोलो ये काफी का मान है? IH का इमेजिनरी हाइट है। तो कह रहा है कि तेल के अपवर्तनांक क्या है? अब लीजिए, तेल का अपवर्तनांक पूछ दिया। तो आपको मालूम है तेल तो ऊपर हवा रहता है, याद आया? प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाता है? अच्छा, आप लोग को कल हम पढ़ाए थे ना, फॉर्मूला पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? याद कीजिए, कल मैंने पढ़ाया था दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे, प्रकाश ऊपर जा रहा था तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या था? दूसरा माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम क्या है? हवा। उसे नीचे लिखेंगे कि ऊपर? जिसका अपवर्तनांक हमको लिखना हो उसे नीचे के ऊपर? नीचे। चाल के लिए, अपवर्तनांक के लिए ऊपर। तो ऊपर बोलो क्या हो जाएगा? म्यू ए, एयर। अंदर क्या है? तेल। तेल के लिए ऑयल होता है ना, तो हम म्यू और यहाँ क्या लिख देंगे? ओ। बोलो इसका मान किसके बराबर होता है? आभासी गहराई, मतलब IH बटा में RH। बोलो कल बताए थे ये बात। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हमको भी लिखना होता तो यहाँ पे VO हो जाता, और यहाँ क्या होता? VA। यही ना बताए थे। अब आप देखिए, म्यू ए मतलब एयर, एयर के लिए वैल्यू कितना होता है? 1। और ये तो निकालने के लिए बोल रहा है तेल का अपवर्तनांक, तो म्यू ओ रहने दो। IH, IH का मतलब 30, RH कितना? 40। बोलो 0 0 कट गया, इसको पलट दो तो 4/3 आंसर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? म्यू ए बाई म्यू ओ। याद करो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाए थे? हमको पेंदी देखने के लिए प्रकाश आंख से पेंदी में कि पेंदी से आंख में? पेंदी से आंख में। दूसरा माध्यम कौन हुआ? हवा हुआ। और पहला माध्यम अपवर्तनांक कैसे निकलता है? दूसरा का निकलता है कि पहला का? दूसरा का। तो काल्हे वाला लास्ट वाला फॉर्मूला बोलो क्या है? शुरू से बोलो, लाइन से। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या बोले थे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर आभासी गहराई बटा। अब सुनो, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? नीचे बोलो क्या लिखते हैं? दूसरा माध्यम कौन है? एयर। तो नीचे VA, और ऊपर जो माध्यम आपका पहले से जिसके सापेक्ष निकालना था, तेल है, तो ऊपर VO बराबर IH बटा RH। स्नेल का नियम, अगर हम म्यू डालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, म्यू डालेंगे तो उल्टा। तो VO के जगह पर क्या हो जाएगा? म्यू ए, और यहाँ पे म्यू ओ, और बराबर IH बटा RH। बोलो यही ना फॉर्मूला लगाया गया है?
और इस फॉर्मूला को लगा करके हम यहाँ ये सॉल्व किए। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा ये बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, उसी के बेस पर क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए तो जल्दी से फटाफट बनाइए और बताइए क्या होगा। जिसको नहीं समझ में आया हो इस वीडियो को जरूर बढ़िया से आप देखिएगा, ये आपको बहुत काम का चीज आज बताए हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे एक कंफर्म रहेगा। बताओ आंसर, बहुत ही आसान है। फिर से वही फॉर्मूला लगा हुआ आ जाएगा। 10 मीटर 10 मीटर आया है, और किसी का कुछ अलग? 22.5, इसे अलग 1/10, 3 वेराइटी के आंसर हो गया। 10। चलिए चेक कर लेते हैं, सुनिए ध्यान से। तालाब की गहराई, तो तालाब में काथी रहता है? तेल, पानी। तो पानी एगो माध्यम हो गया, और उसके बाद हवा ऊपर आता है, हवा दूसरा माध्यम। तब बताइए प्रकाश पानी से हवा कि हवा से पानी? पानी से हवा। समझ में आया? पानी से हवा होगा, तो दूसरा माध्यम कौन हुआ? हवा हुआ। तो दूसरा माध्यम हवा हुआ। अब यहाँ पर 15 मीटर गहराई है, तो ये वास्तविक गहराई है। वास्तविक गहराई मतलब आरएच कितना है? 15 मीटर। 1.5 मीटर अपर्तनांक का तरल भरा हुआ है। तो तरल मतलब ये पानी का बात किया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका मान है? म्यू डब्ल्यू का मान है कितना? 1.5। आभासी गहराई मतलब आईएच ज्ञात करना है। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, हमको मालूम है कि पानी और हवा है, तो दूसरा माध्यम कौन है? हवा। तो अब दूसरा माध्यम हवा है, तो अपवर्तनांक जब निकालना होता है, अपवर्तनांक तो किसका निकलता है? दूसरे का निकलना है, तो दूसरा वाला नीचे भी ए नीचे आ जाएगा। तो बोलो बचा कौन? भी डब्ल्यू। और इसका मान होता है आभासी गहराई। आभासी गहराई मतलब आईएच बटा में आरएच। लेकिन अगर अपवर्तनांक में कन्वर्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, म्यू ए ऊपर, म्यू डब्ल्यू नीचे, और आईएच बटा में आरएच। अब आप मान पुट कीजिए, एयर के लिए वैल्यू कितना होता है? 1, और म्यू 1.5। आईएच निकालना है। अच्छा आईएच 15 दिया है, गुना कर लो क्रॉस, तो कितना हो जाएगा भाई? 15 गुना हो गया, तो 15/1.5 बराबर आईएच। दशमलव से खत्म हो जाएगा, एगो जीरो हो जाएगा, तो आईएच बराबर 150/15, 15×50 कितना मीटर? तो ये आभासी गहराई होगा। बोलो समझ में आ गया? 10 मीटर। उम्मीद है कि आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।